Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apura Bharti and today I will discuss 50 MCQs related to soil science. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि आईसीआर जीआरएफ एग्जाम्स एएसआरबी नेट एग्जाम्स स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एएचओ डीएचओ एग्जाम्स स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स FSSAI related all exams, FCI AGM, FCI AG3, Cotton Corporation of India exam, IBPS A4 exam, NABARD exam, RRB Agriculture Officer exam, Fisheries exam, Forestry exams, State Assistant Engineer या Junior Engineer exams, DDA, DSSBHO, हॉर्टिकल्चर एग्जाम या मैनी मोर एग्जाम। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे ई बुक्स जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेंगे। इसमें आपको दिए जाएंगे वीडियो क्लासेस और इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स। इसमें आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेगा और ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अच्छे स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में आपको मिलेगा फ्री इंटरव्यू गाइडेंस जिसकी वजह से आप अच्छे से इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपको काफी अच्छे से गाइड किया जाएगा। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफी एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे से आपको गाइड करेंगे जिसकी वजह से आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड के किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स जो हैं वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर, वहां से आप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप इस ऐप को आप डाउनलोड करिएगा और हमारा कोर्स परचेज करिएगा। हमारे कोर्स में जो है काफी अच्छे से मटेरियल्स प्रोवाइड किया है काफी सीक्वेंस में और काफी बच्चों ने हमारे कोर्स लेके अब काफी एग्जाम्स को क्रैक किया है। तो अगर आप भी अच्छे से अगर इस कोर्स को लेके पढ़ते हैं तो आप भी जो है आपको भी सिलेक्शन होगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रिलेटिव प्योरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर। मतलब इसमें से जो गिवन टर्म्स दे रखा है इसमें से जो है कौन सा बताता है रिलेटिव प्योरिटी या स्ट्रेंथ बताता है कोई भी स्पेक्ट्रल कलर का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमा। तो अगर सॉइल कलर हमें डिटरमाइन करना है तो यहाँ पे हमने मुल्सन कलर चार्ट को जो है उसके हेल्प से हम लोग सॉइल कलर को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे तीन टर्म आता है ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। तो जो ह्यू होता है वो डिनोट करता है डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, जैसे कि येलो होगा कि रेड ब्लू होगा ब्राउन होगा, वो ह्यू से पता चलता है। वैल्यू जो है ये डिनोट करता है कि लाइटनेस या डार्कनेस ऑफ कलर को ये है ये डिनोट करता है वैल्यू। क्रोमा क्या होता है, ये डिनोट करता है प्योरिटी ऑफ कलर को। तो जो सॉइल कलर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो मुल्सन कलर चार्ट से जो है हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग इन फ्लूइड मीडियम विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, दिस लॉ इज गिवन बाय। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी या लिमिटिंग वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल का, अगर वो किसी फ्लूइड में अगर वो फॉल कर रहा है तो वो प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर से। वेलोसिटी जो है डायरेक्टली है डायमीटर ऑफ स्क्वायर, डायमीटर का जो स्क्वायर है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये लॉ किसके द्वारा दिया गया है, कौन सा लॉ है ये, तो इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी स्टोक। तो ये जो है स्टोक्स लॉ जो दिया गया है साइंटिस्ट जीजी स्टोक्स के द्वारा 1851 में, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है किसी भी स्फेरिकल पार्टिकल का और जो कि सेटलिंग हो रहा है किसी भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, कहाँ पे, तो फ्लूइड में, और उसमें डेंसिटी गिवन है, विस्कोसिटी जो है गिवन है, तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके स्क्वायर से, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर से। और रेडियस की जगह हम डायमीटर भी यूज टर्म कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है डायमीटर है या फिर रेडियस तो एक ही बात है। तो यहाँ पे जो ये क्या है रेडियस के स्क्वायर से यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है वेलोसिटी का, जो यहाँ पे जैसे ये v है वेलोसिटी ऑफ फॉल, तो इसका फॉर्मूला जाता है 2, ये g है यहाँ पे ग्रेविटी, आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल पार्टिकल। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे रो एस यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, माइनस कर देंगे रो डब्ल्यू से जो कि है क्या
यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 9 और अपॉन यहाँ पे ईटा। तो ये जो है ये यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला है 2 g r² अपॉन 9 रो s माइनस रो w अपॉन ईटा। ईटा क्या यहाँ पे ये है विस्कोसिटी। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो कि स्टोक्स लॉ से जो ये इसका एंड रिजल्ट है ये फॉर्मूला। यहाँ पे assumptions भी कुछ लिए गए थे स्टोक्स लॉ में, जैसे कि जो फॉल है वो अनहिंडर्ड होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, उसका जो पार्टिकल है वो हमेशा यूनिफॉर्म डेंसिटी का होना चाहिए, जो पार्टिकल है वो स्पेरिकल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, और जो साइज है पार्टिकल का वो हमेशा लार्जर होना चाहिए देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, सो दैट की जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो वहाँ पे जो है अफेक्ट नहीं करे फॉलिंग ऑफ वेलोसिटी को, मतलब जो सारे पार्टिकल जिस वेलोसिटी से गिर रहा है वहाँ पे जो है ब्राउनियन मूवमेंट अफेक्ट नहीं करे, इसकी वजह से जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो बड़ा होना चाहिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड से। तो ये कुछ assumptions थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ igneous rock contains more than 65% सिलिका इट इज कॉल्ड। अगर igneous rock कंटेन करता है more than 65% सिलिका तो उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एसिडिक। इसको क्या बोलेंगे? एसिडिक रॉक बोलेंगे। तो जो रॉक है उसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। पहला आता है एसिडिक रॉक। तो जो एसिड रॉक होता है क्या होता है कि ऐसा रॉक जहाँ पे 65 से 70% जो सिलिका मिलता है उसको बोलते हैं एसिड रॉक। तो इस यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, जेनेसिस, रायोलाइट, पेग्मेटाइट। उसका था एक बेसिक रॉक। बेसिक रॉक क्या होता है कि ये जो है कंटेन करता है 40 से 55% सिलिका। तो ध्यान रखना कि 40 से 55% जो यहाँ पे सिलिका प्रेजेंट रहेगा इसको बोलते हैं बेसिक रॉक। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा लाइमस्टोन, बेसॉल्ट, डायाबेस, गैब्रो। एक है यहाँ पे इंटरमीडिएट रॉक। इंटरमीडिएट रॉक क्या होता है? ये कंटेन करता है 55 से 65% सिलिका। एग्जाम्पल आ जाएगा डायोराइट, साइनाइट, एंडेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एग्जाम्पल ऑफ 2:2 टाइप सिलिकेट मिनरल इज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहा है कि 2:2 टाइप सिलिकेट मिनरल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोराइड। 2:2 जो टाइप मिनरल है इसको हम लोग 2:1:1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो क्लोराइड है ये इस टाइप का मिनरल फॉर्म करता है। तो जो क्लोराइड होता है वो बेसिकली फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट है जहाँ पे कुछ एल्युमिनियम जो है प्रेजेंट रहते हैं। क्लोराइड के पास रहता है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना शीट प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रूसाइड। तो उसका फॉर्मूला होता है MgOH2। लेकिन जो Mg+2 है वो भी डोमिनेट करता है एल्यूमिना जो कि ट्राई ऑक्टाहेड्रल शीट है 2:1 टाइप मिनरल का। और इसकी वजह से क्या होता है क्रिस्टल यूनिट जो है 2 सिलिका शीट जो है यहाँ पे और 2 मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्यूमिना शीट जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। इसके वजह से जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं 2:2 टाइप क्ले मिनरल। हम ऐसे बोल सकते हैं जो क्लोराइड है वो बेसिकली सिलिकेट्स है मैग्नीशियम का जहाँ पे कुछ आयरन एंड एल्युमिनियम प्रेजेंट है। और जो सी होता है मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होता है वो कम से मतलब लगभग जो क्लोराइड का होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है आइलाइट का जो कि नॉन एक्सपैंडिंग नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। तो यूरिया क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो जो ऑर्गेनिक फॉर्म है तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला यूरिया का? तो इसका होता है NH2CONH2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में इन इंडिया। ये चीपेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का। कौन? यूरिया। यूरिया क्या है? चीपेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का। यहाँ पे यूरिया में क्या होता है 46% जो यहाँ पे नाइट्रोजन देखने को मिलता है। 46% क्या रहता है? एंड ये एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। इसके वजह से जो ये प्रोड्यूस होता है ग्रैनुलर या पेलेट फॉर्म में। ये जो है एसिडिक रहता है रेसिडुअल में, मतलब ये कंटिन्यूस यूज करेंगे यूरिया का अगर बहुत सालों तक तो ये क्या होगा कि सॉइल पीएच को रिड्यूस कर देगा। अगर नीम कोटेड यूरिया यूज करते तो वो क्या होता है? इसका फायदा क्या है नीम कोटेड यूरिया का यूज करने का? तो ये स्लो रिलीज होता है, जो अपना प्रॉपर्टी है वो स्लो रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हो जाती है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो है हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो यूरिया हम लोग नीम कोटेड यूरिया यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्जन फैक्टर फॉर P2P2O5 इज। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग P को कन्वर्ट करना है P2O5 में तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.29। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ P2O5 है तो इसको हम लोग P में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो परसेंटेज ऑफ P इंटू 2.29। अगर ऐसा फैक्टर यूज करते हैं तो हम लोग जो परसेंटेज ऑफ P है ये किस में कन्वर्ट हो जाए? P2O5 में। अगर हम लोग को दे रखा है परसेंटेज ऑफ P तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ P2O5 को इंटू कर देंगे कितने फैक्टर से? तो 0.43। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो कन्वर्जन फैक्टर है फॉस्फोरस का वो क्या होता है? अगर हम लोग को परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ P2O5 इक्वल टू परसेंटेज ऑफ P इंटू 2.29 यूज करेंगे फैक्टर। और परसेंटेज ऑफ P2O5 दे रखा है तो क्या यूज करेंगे? इसको हम लोग इंटू कर देंगे 0.43 से।
कुछ ऐसे भी मेथड है जिससे हम लोग फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सॉइल से, जैसे कि एक होता है ब्रे नंबर 1, जो कि एसिडिक सॉइल के लिए मेनली यूज करते हैं, जिससे हम लोग फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक और मेथड है ऑल्सन मेथड, जहाँ पे क्या होता है 0.5 मोलर NaCO3 को एडजस्ट करते हैं एट द pH 8.5, और फिर वो जो है ये मेनली यूज करते हैं अल्कलाइन या न्यूट्रल सॉइल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि दो एक्सट्रैक्शन मेथड है फॉस्फोरस का फ्रॉम द सॉइल, कौन कौन सा, ब्रे नंबर 1 एंड ऑल्सन मेथड। ब्रे नंबर 1 जो है एसिडिक सॉइल के लिए है, एंड ऑल्सन मेथड जो है वो अल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन, जो रॉक फॉस्फेट हम उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिडिक सॉइल। तो मेनली हम लोग एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन में जो है रॉक फॉस्फेट अप्लाई करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो रॉक फॉस्फेट है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है एसिडिक सॉइल में एज कम्पेयर टू अल्कलाइन सॉइल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये रॉक फॉस्फेट है ये बहुत ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है एसिडिक सॉइल में, जिसका पीएच रेंज होता है <5.5। और जो फॉस्फोरस होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में जो अवेलेबल हो जाता है फॉर दी अपटेक बाय द प्लांट रूट्स, मतलब जो अगर अगर वो फॉस्फोरस वहाँ पे सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट रूट्स है, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पे इसके रूट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ जो फॉस्फोरस है यहाँ पे ये अपटेक कर पाएगा अगर ये सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर, विच हैज हायर सीईसी। सीईसी का फुल फॉर्म मतलब क्या, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कौन से मटेरियल के पास जो है हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमस। जो ह्यूमस है यहाँ पे जो है बाकी सब ऑप्शन से कंपेयर करें तो मैक्सिमम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी रहता है। तो जो लार्जर पार्ट होता है ह्यूमस का वो ऑर्गेनिक ही नेचर होता है, जिसकी वजह से अगर उसको डिकम्पोजिशन होता है या फिर ह्यूमिनिफिकेशन होता है लीव्स का या फिर कोई अदर प्लांट मटेरियल का, तो क्या होता है वो मिक्स हो जाता है सॉइल या क्ले के साथ। तो जो प्लांट मटेरियल डिराइव्ड है मोस्टली फ्रॉम लिग्निन एंड सेल्यूलोज, मतलब कि जो प्लांट मटेरियल है वो मेनली किससे बना होता है, तो लिग्निन या सेल्यूलोज से बना होता है। और जो लिग्निन है वो एक तरह का फिनोलिक कंपाउंड है, और जो फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिक कंपाउंड होते हैं। सो जो कंसिडरेबल एक्सटेंट रहता है प्रेजेंट उसमें, तो क्या होता है सॉल्ट रहते हैं सोडियम के एंड कुछ मेटल्स रहते हैं सॉइल में। तो ये जो मेटल कैटायंस है ये एक्सचेंज हो जाते हैं विद अदर मेटल कैटायंस, जिसकी वजह से यहाँ पे हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो ह्यूमस है यहाँ पे क्या होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लार्ज मॉलिक्यूलर के प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव साइट्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जिससे क्या होता है एब्जॉर्बिंग कैटायंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करें ह्यूमस से मोंट मिनरल में जहाँ पे बहुत कम नेगेटिव साइड होते हैं, इसकी वजह से जो है ह्यूमस में बहुत ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर, द प्रोसेस बाय विच आयंस आर टेकन इनटू प्लांट रूट्स। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे जो प्लांट के रूट्स होते हैं वहां पे वो आयन लेते हैं, टेकअप करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन। तो जो प्रोसेस होता है जो आयन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट रूट्स में वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की वजह से होता है। तो जो आयन एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि आयन एब्जॉर्ब करता है कौन, प्लांट रूट से, वो डिटरमाइन होता है बाय द बोथ रूट फिजियोलॉजी एंड द मोबिलिटी ऑफ आयंस इन द सॉइल इटसेल्फ। मतलब कि वो अगर कोई भी आयन एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट रूट से तो वो किसके बेस पे डिपेंड होता है, तो रूट फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि रूट कैसा है, शॉर्ट डेप्थ का है कि डीप डेप्थ का है, या फिर मोबिलिटी ऑफ आयंस, मतलब जो आयंस प्रेजेंट है सॉइल में वो मोबाइल है कि नहीं। अगर वो मोबाइल नहीं होंगे तो वो रूट्स वहां पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अगर मोबाइल होंगे आयंस तो वहां पे वो इजिली रूट जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जो नेचर होता है जो नेचर होता है मूवमेंट का इस आयन का सॉइल में, तो वो क्या किस पर डिपेंड करता है, ये इफेक्ट कर देता है प्लांट की ग्रोथ को, क्रॉप यील्ड को, प्रोडक्ट क्वालिटी को, जो कैटायन जैसे कि पोटेशियम मैग्नीशियम को भी, इसके अपटेक को पूरा ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल आयन के फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से ये प्लांट में, तो आयन के फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन जो होता है मिनरल्स या वाटर का, वो दो डिफरेंट प्रोसेस से होता है, लेकिन पाथवे जो है वहाँ पे सेम होता है। जो मिनरल आयंस होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन से, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो लो रहता है। सो जो रूट हेयर के सेल्स होते हैं उनके पास कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है उनके सरफेस में, जो कि पिक कर लेते हैं अपने आयंस को और फिर वो मूव करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। तो जो मूवमेंट होता है वो हमेशा जो है मतलब मोस्टली टाइम जो होता है क्या होता है कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है एटीपी रिक्वायर होता है। इसकी वजह से जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो एब्जॉर्प्शन होता है आयन का वो एक्टिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द साइज ऑफ सिल्ट फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू यूएसडीएस सिस्टम इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो साइज है सिल्ट फ्रैक्शन का यूएसडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो वो कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 0.05 से लेके 0.002 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो यूएसडीए क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे ग्रेवल है, सैंड है, वेरी कोर्स सैंड है, कोर्स सैंड है, सबका जो है अलग अलग यूएसडी के अकॉर्डिंग जो है इसका पार्टिकल फ्रैक्शन जो है इसका साइज वो दिया गया है। जैसे यहाँ पे दो सिस्टम आ सकता है, एक यूएसडीए बोल सकते हैं या फिर एक ISSS जो है ये भी अपना रिलीज किया है पार्टिकल का साइज।
तो ये दोनों का अलग अलग होता है। जैसे यूएसडीए में देख लेते हैं, जैसे ग्रेवल है, तो ग्रेवल में जो है यहाँ पे यूएसडीए में मोर देन 2 होगा डायमीटर का साइज, यहाँ पे भी मोर देन 2 होगा। वेरी कोर्स सैंड है तो यहाँ पे 1 to 2 होगा। कोर्स सैंड है तो 0.5 से 1 जो है यूएसडीए में होगा, और आई ट्रिपल है इसमें 0.2 से 2, यहाँ पे साइज वैरी करेगा। अगर फाइन सैंड की बात करें तो यहाँ पे अगर यूएसडीए सिस्टम है 0.10 से 0.25, एंड आई ट्रिपल एस में 0.02 से 0.20। अगर सिल्ट की बात करें तो यूएसडीए में आता है 0.002 से 0.05, लेकिन अगर आई ट्रिपल एस में बात करें तो यहाँ पे आता है 0.002 से 0.02। ये यहाँ पे वैरी करता है। जैसे क्ले है, यूएसडीए सिस्टम में जो है क्ले का साइज दिया गया है लेस देन 0.002, और जो आई ट्रिपल एस सिस्टम है उसमें भी जो है क्ले का साइज कितना दिया गया है, लेस देन 0.002। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे जो साइज रहता है वो मिलीमीटर में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर। स्टडी ऑफ ऑरिजिन क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ सॉइल इज नोन एज। तो अगर हम लोग ऑरिजिन या क्लासिफिकेशन या मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं किसी भी सॉइल के बारे में, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोलॉजी। तो जो पेडोलॉजी है, अगर हम लोग किसी भी अगर सॉइल के ओरिजिन क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। जो पेडोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, पेडॉन मतलब सॉइल एंड लोगोस मतलब स्टडी। और जो फादर है सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजी के वो कौन है? तो वीवी डॉकिच्यूव जो है वो सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजी के फादर है। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है सॉइल जो है एक नेचुरल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर। वाइडली एक्सेप्टेड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटीज। जो वाइडली एक्सेप्ट किया गया है फिक्स्ड वैल्यू जो होता है पार्टिकल डेंसिटी का, वो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.65 ग्राम पर सीसी। तो पार्टिकल डेंसिटी होता क्या है? तो जो वेट होता है किसी भी इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल का पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये डेंसिटी होता है ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड का, जहाँ पे जो एयर है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, या फिर यहाँ पे जो पोर स्पेस है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पार्टिकल डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो जो पार्टिकल डेंसिटी होता है मिनरल सॉइल का, वो होता है 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो पार्टिकल डेंसिटी होता है ऑर्गेनिक सॉइल का, वो होता है 2.1 से 2.4 ग्राम पर सीसी। एक होता है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो होता है 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल डेंसिटी अगर वहां पे मेंशन कर दिया किसके में पूछ रहे हैं, तो वो जो है फिक्स रहता है। सब डिफरेंट 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 जो मैटर रहता है, जो कंपोनेंट रहता है सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सॉइल, मिनरल सॉइल, तो सबके लिए जो पार्टिकल डेंसिटी अलग हो जाता है। तो जो पार्टिकल डेंसिटी है उसको हम लोग कभी कभी रियल या फिर ट्रू डेंसिटी के नाम से भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गेन डेंसिटी या फिर एब्सोल्यूट डेंसिटी। लेकिन जो बल्क डेंसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपरेंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो जो पार्टिकल डेंसिटी वो कम हो जाता है जब ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड करते हैं, और हैवी मिनरल्स के प्रेजेंस में जो पार्टिकल डेंसिटी बढ़ जाता है। अगर हम कंपेयर करते हैं वाटर के डेंसिटी से, तो वाटर का जो है डेंसिटी वो कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग फिक्स वैल्यू की बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो कितना हो जाएगा? 2.65 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर। इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिलेटिवली हायर इन। तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो सबसे ज्यादा किस में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैंडी सॉइल। इनफिल्ट्रेशन रेट होता क्या है? तो इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब कि जो वाटर वॉल्यूम जो फ्लक्स होता है, जो कि प्रोफाइल में पर यूनिट सॉइल सरफेस एरिया के हिसाब से जो फ्लो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन रेट। उसके पास जो है कुछ डायमेंशंस होते हैं वेलोसिटी के। तो ऐसा बोल सकते हैं जो सैंडी सॉइल होता है उनके पास जो है ज्यादा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी होता है एज कम्पेयर टू क्लेई सॉइल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सॉइल्स जिनके पास स्मॉल पोर होते हैं, जो स्मॉल पोर साइज होते हैं जैसे कि क्ले, उनके पास जो है लो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी रहता है एज कम्पेयर टू वैसे सॉइल जिनके पास लार्ज पोर साइज रहता है जैसे कि सैंडी सॉइल। तो ये ध्यान रखना है कि जो सॉइल टेक्सचर होता है या फिर जो परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले रहता है सॉइल में, वो मेजर इनहेरेंट फैक्टर है किसी भी चीज को, मतलब इन्फिल्ट्रेशन फैक्टर को अफेक्ट करने के लिए। और जो वाटर्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं थ्रू द लार्ज पोर्स, जैसे कि जो सैंडी सॉइल में रहता है। लेकिन अगर वही बात करें स्मॉल पोर्स जो कि क्ले सॉइल में प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि क्या होता है कि वहाँ पे जो क्ले है वो काफी कॉम्पैक्ट रहता है, और उनके पास जो है काफी लिटिल या फिर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहता है जहाँ से जो वाटर है वो फ्लो कर पाए। इससे जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है तो सैंडी सॉइल में ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। सॉइल पीएच इज अ मेजर ऑफ। तो सॉइल पीएच जो है किसका मेजर करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिव एसिडिटी। तो जो सॉइल पीएच है ये एक्टिव एसिडिटी को मेजर करता है। तो एक्टिव एसिडिटी जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है फ्री हाइड्रोजन आयंस के जो कि सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। और जो सॉइल पीएच होता है वो मेजर करता है एक्टिव एसिडिटी ऑफ सॉइल को। जो एक्सचेंजेबल एसिडिटी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंजेबल एसिडिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं एक्सचेंजेबल एसिडिटी को? तो जो हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आयन जो रिटेन हो जाते हैं एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में, और वो सरफेस ऑफ सॉइल कलर में प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंजेबल एसिडिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर। द वाटर रिटेन बाय एयर ड्राइड सॉइल इज कंसिडर्ड एज। तो ऐसे सॉइल जो कि एयर ड्राइड है, अगर वहां पे जो वाटर रिटेन हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो टेंडेंसी होती है किसी भी पार्टिकल की, वहां पे क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है वो मॉइस्चर को फ्रॉम द एयर, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है वो। जैसे कि कुछ वाटर जो है वो सॉइल फॉर्म में एक्सट्रीमली थिन टाइटली हेल्ड रहते हैं, जो कि सॉइल पार्टिकल के अराउंड जो है वो काफी मतलब लाइट एकदम थिन, मतलब बहुत पतला लेयर से लेके वो काफी ज्यादा टाइटली हेल्ड रहते हैं फिल्म के फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और सॉइल में जो स्मॉल पोर्शन रहता है सॉइल वाटर का, जो कि केमिकली बाउंड रहता है सॉइल मटेरियल से, और इसको अगर हम लोग कंबाइन कर दे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइन वाटर। ये दोनों जो वाटर होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर एंड कंबाइंड वाटर, ये जो है अवेलेबल नहीं रहते हैं प्लांट्स को, और ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट के थ्रू जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इस दोनों वाटर को। कौन कौन से वाटर को? तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर को एंड कंबाइंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर। द बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर इज। तो जो बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोम। जो लोम है ये कंसिडर किया गया है आइडियल फॉर द गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर यूजेस। क्यों? तो क्योंकि ये रिटेन कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो लोमी सॉइल में आपको अच्छे से दिखेगा कि अच्छे से रिटेन है, मतलब अच्छे से वहाँ पे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। और जो वाटर है वो भी रिटेन रहता है, लेकिन और क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेस वाटर जो है यहाँ पे आसानी से यहाँ पे ड्रेन अवे हो जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोमी सॉइल होते हैं वो बेस्ट होते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। स्पेशली हम लोग बोल सकते हैं सैंडी लो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है मोर वाटर रिटेन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सकते हैं। और क्या होता है कि इनके पास जो है बेटर ड्रेनेज देखने को मिलता है, एयरेशन अच्छे से हो पाता है, टिलेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे ज्यादा अच्छे से शो होता है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोमी सॉइल होता है ये सुटेबल रहता है मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर। द ऑर्डर ऑफ डेजर्ट सॉइल इज। तो डेजर्ट सॉइल का ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिडी सोल्स। जो एरिडी सोल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजर्ट सॉइल बोलते हैं। और ये जो है लैटिन एरिडस वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है ड्राई। और सोलर मतलब क्या? फॉर्म इन एन एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो एरिडी सोल्स है ये आया है लैटिन एरिडस से, जिसको बोलते हैं फॉर ड्राई। और सोलम जो फॉर्म करता है वो कहाँ फॉर्म करता है? एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में जो फॉर्म होता है। जो एरिडी सोल्स है यहाँ पे डोमिनेट करता है डेजर्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और जो एरिडी सोल्स है इनके पास काफी लो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है पॉसिटी ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ दीज ड्राई सॉइल्स। यहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जो वाटर डेफिशिएंसी ये मेन कैरेक्टर है एरिडी सोल्स का। और ये यहाँ जो सबसॉइल्स ऑरिजिन प्रेजेंट रहते हैं वो सीमेंटेड रहते हैं बाय द कार्बोनेट, जिप्सम और सिलिका। और यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन होते हैं सॉल्ट्स के वो सरफेस पे होते हैं, और ये रिजल्ट हो जाता है सैलिनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। द हॉरिजन ए प्लस बी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ए प्लस बी हॉरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलम। सोलम मतलब क्या? कि जो हॉरिजन ए प्लस बी है ये दोनों कंबाइन जाते हैं, कंबाइन होकर ये दोनों के क्या बोलते हैं? सोलम। या फिर इसको हम लोग ट्रू सॉइल भी बोलते हैं, सोलम, या फिर हम लोग इसको क्या ट्रू सॉइल भी बोलते हैं। एक होता है रेगोलिथ। रेगोलिथ मतलब क्या? कि अगर हम लोग यहाँ पे ये रेगोलिथ क्या होता है कि यहाँ पे प्लस ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजन्स को जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेगोलिथ। मतलब कि अगर ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजन को अगर कंबाइन कर देंगे उसको रेगोलिथ बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेगोलिथ होता है वो अनकॉन्सोलिडेटेड प्रोडक्ट होता है रॉक, जो कि वेदरिंग का फॉर्मेशन के बाद जो फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक सॉइल्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक सॉइल्स मतलब कि जो सॉइल्स जिनके पास 20% कम से कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है कोई भी लो क्ले कंटेंट सॉइल में, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नेम ऑफ फॉस्फोरस सप्लाइंग मिनरल इज। तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि फॉस्फोरस सप्लाई करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपेटाइट। कुछ सिलिकेट्स है जो कि कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट को जो है रिलीज करते हैं, जैसे कि एपेटाइट जो है यहाँ पे मेनली फास्फोरस का सोर्स है। उसका जो बायोटाइट या ऑर्थोक्लेज है वो पोटेशियम का सोर्स है। डोलोमाइट या ऑलिवाइन जो है मैग्नीशियम का सोर्स है। और अनऑर्थाइट या डोलोमाइट ये कैल्शियम का सोर्स है। टोर्मलाइन बोरोन का सोर्स है। ऑलिवाइन मोलिब्डेनम का सोर्स है। और लास्ट में पायरोलुसाइड जो कि मैग्नीशियम का सोर्स है। तो ये जो डिफरेंट सिलिकेट मिनरल्स होते हैं ये डिफरेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। ये आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर। हेमेटाइट इज कन्वर्टेड टू लिमोनाइट बाय द प्रोसेस ऑफ। जो हेमेटाइट है ये कन्वर्ट होता है लिमोनाइट में, तो ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है मेनली अकर होता है ह्यूमन रीजन्स में, और यहाँ पे जो है यहाँ पे वॉल्यूम जो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रेशन। तो यहाँ पे जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो 2Fe2 ये रिएक्शन है जो कि अकर होता है 2Fe2 3 प्लस 3H2O। ये जो है यहाँ पे बनाता है लिमोनाइट, Fe2O3 डॉट 3
H2O। तो हाइड्रेशन हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हेमेटाइट प्रेजेंट रहता है जो कि रेड कलर का होता है, और वाटर के प्रेजेंस में क्या बना देता है, ये लिमोनाइट बना देता है। लिमोनाइट मतलब जो कि येलो कलर का होता है लिमोनाइट। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में क्या होता है कि जो वॉल्यूम हो जाता है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है Fa2O3 का, और ये है मेनली ह्यूमन रीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हॉरिजन B2 इज ऑल्सो नोन एज, जो हॉरिजन बी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्यूवियल हॉरिजन। तो जो बी हॉरिजन इसको हम लोग इल्यूवियल भी बोलते हैं। ये एक ऐसा जोन है वॉशिंग का जहाँ पे वॉशिंग इन होता है या फिर हॉरिजन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है। जैसे कि किस टाइप का मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है, तो आयरन या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड्स या फिर सिलिकेट क्लेस का यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इमोबिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट का या फिर अदर सॉल्ट्स, कहाँ पे, तो एरिड जोन्स में। तो एरिड जोन्स में आपको देखने को मिला जो बी हॉरिजन है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर सॉल्ट्स का। ये जो हॉरिजन है ये समटाइम हम लोग इसको सब सॉइल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग टिलेज ऑपरेशन से कल्टीवेट नहीं कर सकते। जो बी हॉरिजन जो प्रेजेंट रहता है, क्या होता है कि इसको हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते टिलेज ऑपरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर, द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम Na+ आयन ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज। तो जो प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पे Na+ आयन अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पे एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन को हम लोग सोलोनाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस का, और यहाँ पे जो पीएच है वो मोर देन 8.5 रहता है। जो सॉल्ट कॉलॉइड्स रहते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और वो टेंड करते हैं मूव करने का डाउनवर्ड, जो कि इससे क्या होता है कि पूरा फिजिकल कंडीशन यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ब्लैक कलर के फॉर्म हो जाते हैं, ऑर्गेनो क्ले कोटिंग्स, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक अल्कली सॉइल। एक होता है डी अल्कलाइजेशन। डी अल्कलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे जो है Na+ आयन जो है वो रिमूव होता है फ्रॉम द सॉइल, उसको क्या कहते हैं, डी अल्कलाइजेशन या फिर सोलिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर, द मेन सेंटर ऑफ NBSS एंड LUP इज लोकेटेड एट। तो जो मेन सेंटर है NBSS एंड LUP का वो कहाँ लोकेटेड है, तो NBSS एंड LUP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है नागपुर, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। तो ये ICR एफिलिएटेड जो है ये इंस्टीट्यूट है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि NBSS एंड LUP का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने स्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1956 में, जहाँ पे हेडक्वार्टर जो बना था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में। और यहाँ पे जो है 5 रीजनल सॉइल कोरिलेशन सेंटर्स आते हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, जोरहट एंड उदयपुर में जो है ये सब लोकेटेड है। बाद में 1958 में जो है इस स्कीम को जो इंटीग्रेट कर दिया गया विद द लैंड यूज प्लानिंग स्कीम ऑफ द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, जिसको कैरी आउट किया गया है सो दैट यहाँ पे सॉइल सर्वे का डिटेल में सॉइल सर्वे का किया जाए, कहाँ पे, तो कैचमेंट एरिया में, जो कि मेजर एरिया वैली प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और यहाँ पे सेटअप किया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर, द प्रोसेस ऑफ डीसिलिकेशन इज नोन एज। तो जो प्रोसेस ऑफ डीसिलिकेशन इसको क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटराइजेशन। तो लैटराइजेशन जो है ये पोलराइजेशन का जो अपोजिट है, ये एक तरह का प्रोसेस है डीसिलिकेशन का। मतलब कि क्या, डीसिलिकेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ सिलिका एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सस्की ऑक्साइड। तो डीसिलिकेशन मतलब, या फिर इसको बोलते हैं लैटराइजेशन, होता क्या है, तो ये रिमूवल ऑफ सिलिका होता है एंड यहाँ पे सस्की ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेटराइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे सिलिका रिमूव हो जाता है, और वहाँ पे सस्की ऑक्साइड जो है फ्रॉम द अपर लेयर जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, instead of upper layer from the upper layer and thereby leaving sesqui oxide to concentrate in the soilum। तो क्या होता है, sesqui oxide का concentration हो जाता है सोलम में। जो लेटराइट होते हैं या फिर लैटोसोर्स या ऑक्सीसोर्स होते हैं वो रिच होते हैं सेस्की ऑक्साइड्स में और पुअर होते हैं सिलिका में, और ये मेनली यूज किया जाता है फॉर द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, लो इंटेंसिटी ग्रेजिंग एंड प्लांटेशन ऑफ कॉफी, बनाना, पाइनएप्पल एंड कोकोनट। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लेटराइजेशन है ये कॉन्ट्रास्ट है पोडलाइजेशन का। मतलब क्या कि पोडलाइजेशन मतलब क्या कि ब्रिक या फिर टाइल। तो लेटराइजेशन को बोल सकते हैं जो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर सीमेंटेड हॉरिजन जो होता है सर्टेन सॉइल में वो ड्राई होता है और वो वेरी हार्ड लाइक ब्रिक फॉर्म हो जाता है। ये पोडलाइजेशन का डेफिनेशन है। और ऐसे सॉइल जो टॉपिक्स में मैसिवली इंटीग्रेट हो जाते हैं सेस्की ऑक्साइड से, जो कि होता है आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टू द एक्सटेंट ऑफ 70 to 80% ऑफ द टोटल मास। इसी को हम लोग बोलते हैं लैटराइट्स या फिर लैटोसोर्स। और लैटराइजेशन क्या होता है, ये यहाँ पे सिलिका रिमूव होता है और यहाँ पे सेस्की ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन आता है, उसको बोलते हैं लैटराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर, द सॉइल्स हैविंग मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर इज प्लेस्ड इन। तो ऐसे सॉइल जहाँ पे 30% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोसोल्स।
हिस्टोसोर्स मतलब क्या, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, बोल सकते हैं मेनली मोर देन 20%। और यहाँ पे जो सॉइल्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है, पीटी हॉरिजन के होते हैं, जहाँ पे परमानेंट वाटर सैचुरेटेड एनवायरनमेंट रहता है। हिस्टोसोल में जो है हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मोर ऑर्गेनिक मैटर एंड एडिशन देन डिकम्पोजिशन। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का जो एडिशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिकम्पोजिशन। और ये जो सॉइल्स होते हैं ये कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स या मूर्स, पीट्स एंड मक्स के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द अट्रैक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड सर्फेस फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। जो सॉलिड सरफेस जो होता है, जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का किसी दूसरे पार्टिकल का, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडहेशन। तो यहाँ पे जो है अगर टेंडेंसी होता है कोई भी दो या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड बनाते हैं विथ ईच अदर, तो उसको बोलते हैं एडहेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सॉलिड सरफेस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे एडहेशन, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। एक सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब दो डिफरेंट या फिर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फॉर्म होता है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल रहेगा, जैसे वाटर वाटर के बीच में अगर दो मॉलिक्यूल मतलब जो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेशन। तो जो एडिशन है ये मेनली अपोजिट ऑफ कोहेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर, टोटल पोरोसिटी इज मोर इन। तो टोटल पोरोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में जो है सबसे ज्यादा पोरोसिटी देखने को मिलता है। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो 100 माइनस वेल डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, ये तुम्हारा फॉर्मूला है पोरोसिटी का। या फिर पोरोसिटी को बोल सकते हैं 1 माइनस वेल डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। तो जो पोरोसिटी का रेंज है वो 30 से 60% के बीच में लाई करता है, लेकिन जो मीडियम टू फाइन टेक्सचर क्ले सॉइल है वो 40 टू 60% होता है, जबकि हाईएस्ट रहता है। और जो सैंडी सॉइल्स होते हैं यहाँ पे 35 टू 50% देखने को मिलता है पोरोसिटी। जो टोटल नंबर ऑफ पोर्स होते हैं माइक्रो पोर्स, वो हाईएस्ट कहाँ रहते हैं? क्ले सॉइल्स में। और अगर हम लोग मैक्रोपोर की बात करें, मैक्रोपोर सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? सैंडी सॉइल्स में। अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज हो जाता है, और जो क्रॉपिंग जो है वो रिड्यूस कर देता है पोर स्पेस को, और एज कम्पेयर टू आउटक्रॉप सॉइल। मतलब अगर क्रॉपिंग वहाँ पे है तो वहाँ पे क्या होगा, पोर स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। और जो क्रम्बी एंड ग्रैनुलर स्फेरॉइड सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है उनके पास ज्यादा पोरोसिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर, पार्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज। तो पार्टिकल डेंसिटी को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू डेंसिटी। तो जो पार्टिकल डेंसिटी है इसको हम लोग सब कम से कभी कभी क्या बोलते हैं, रियल या फिर ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं, या फिर गेन डेंसिटी या फिर एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं। लेकिन जो बल्क डेंसिटी होता है ये हम लोग बोलते हैं, उसको बल्क डेंसिटी को बोलते हैं एपरेंट डेंसिटी। और जो पार्टिकल डेंसिटी होता क्या है? तो जो पार्टिकल डेंसिटी है जो वेट होता है इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल का पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। या फिर बोल सकते हैं इट इज द डेंसिटी जो कि ओवन ड्राइड सॉइल सॉलिड का है, जब एयर उसको यहाँ पे से एक्सक्लूड कर देता है, फिर वहाँ पे पोर स्पेस को नहीं लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी जो है ये रेशियो है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। और जो पार्टिकल डेंसिटी होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो कितना होता है? तो 1.1 से 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वैरी करता है। और पार्टिकल डेंसिटी जो मिनरल सॉइल का होता है वो 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर, इन मॉन्ट मोरलाइट मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप बाय। तो मॉन्ट मोरलाइट में जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके वजह से डेवलप होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयनिक सब्स्टिट्यूशन। आयनिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है मॉन्ट मोरलाइट में। जो मॉन्ट मोरलाइट है, जो मॉन्ट मोरलाइट है ये एक तरह का प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है क्ले सॉइल में। ये मोस्ट कॉमन स्पेक्टाइट ग्रुप जो है ये सॉइल में फॉर्म करता है, जहाँ पे मैग्नीशियम जो है Mg+2 जो है ये सब्स्टिट्यूट कर जाता है फॉर द Al+3 इन एल्यूमिना शीट। तो यहाँ पे देखना है कि जो Mg+2 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर जाता है फॉर द एल्युमिनियम Al+3 इन एल्यूमिना शीट, यही जो है आयनिक सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। और ये जो है लूजन रहता है बाय द वंडरवाल फोर्स। यहाँ पे मॉन्ट मोरलाइट में कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा? तो वंडरवाल फोर्स जो है देखने को मिलेगा। ये जो है एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ मिनरल्स यहाँ पे इस ये के अंडर आता है, ये एक्सपैंडिंग टाइप का एग्जांपल है। और ये 2:1 टाइप मिनरल जो है जो कि फॉर्म करता है, जहाँ पे 2 सिलिकॉन शीट रहते हैं एंड 1 एल्यूमिना शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर, अ ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विद द सॉइल फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस जहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन, ऐसे सॉइल के साथ डील कर रहे हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको क्या बोलेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी है, मतलब एडाफोलॉजी एक ब्रांच है सॉइल साइंस, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में, जो कि रिलेट करता है ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स के बारे में। मतलब क्या, मेनली क्रॉप प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है। जो एडाफोलॉजी है डिराइव है ग्रीक वर्ड से, 2 ग्रीक वर्ड्स, इडाफोस मतलब सॉइल, और जो लोगोस होते हैं उसको कहते हैं डिस्कोर्स। एडाफोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सॉइल है वो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर, अकॉर्डिंग टू एलसीसी विच सॉइल विच क्लास ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ।
तो एलसीसी मतलब क्या, लैंड कैपेबिलिटी क्लास जो है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, एलसीसी, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कौन से क्लास ऑफ लैंड में जो है सुटेबल है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लास 7। तो जो क्लास 7 है, यहाँ पे जो सॉइल्स होते हैं वो काफी सीवियर लिमिटेशन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये अनसुटेड रहते हैं कल्टीवेशन के लिए, और इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उसके यूज के लिए। और ये जो है मेनली कहाँ पे होता है, ग्रेजिंग या फिर फॉरेस्ट लैंड एंड वाइल्ड लाइफ के लिए जो है थोड़ा लिमिटेड रह जाता है। उसके बाद जो क्लास है, टोटल 8 क्लास में जो है इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से क्लास, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। और जो क्लास 7 रहता है ये सुटेबल रहता है वुडलैंड के लिए एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, और ये सीवियर लिमिटेशन जो है यहाँ पे फॉर्म रहता है ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री के लिए। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री जो है काफी ज्यादा लिमिटेशन रहता है, लेकिन ये सुटेबल रहता है क्लास 7 किसके लिए, वुडलैंड के लिए एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर। द टर्म एसेंशियल मिनरल एलिमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट वाज प्रपोज्ड बाय। जो टर्म है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट या फिर इसको मिनरल न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, किसके द्वारा प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्नॉन एंड स्टॉट। तो जो टर्म एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट, ये प्रपोज किया गया है बाय आर्नॉन एंड स्टॉट, कौन सी ईयर में, तो ध्यान रखना 1939 में। ये इन्होंने इंक्लूड किया था कि जो 3 क्राइटेरिया है वो हमेशा होना चाहिए कोई भी एलिमेंट के लिए, जिसको हम लोग बोल सके कि एसेंशियल एलिमेंट है। कौन कौन सा क्राइटेरिया है, तो जो प्लांट है वो कभी भी जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर वो पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट एब्सेंट रहता है। तो दूसरा क्या था कि जो फंक्शन होता है एलिमेंट का वो जो है रिप्लेस नहीं होना चाहिए किसी भी अदर मिनरल एलिमेंट से। तो ये दूसरा एसेंशियल क्राइटेरिया एसेंशियलिटी के लिए। तीसरा क्या है कि जो एलिमेंट है वो हमेशा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। ये क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि जो प्लांट न्यूट्रिशन है कौन कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल है। तो ये 3 अगर हम लोग क्राइटेरिया चेक करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा जो मिनरल एलिमेंट है वो एसेंशियल में आता है। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया, तो आर्नॉन स्टॉट, कौन सी ईयर में, 1939 में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर। पीएच में भी डिफाइंड एज। तो जो पीएच है इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जो पीएच है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर में। और जो नेगेटिव लोगैरिथमिक स्केल होता है वो यूज करते हैं क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो लेस देन 1 रहते हैं और वो वैरी करते हैं ओवर अ वाइड रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 नंबर। द ग्लास इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन। जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएच मीटर। तो जो ग्लास इलेक्ट्रोड है एक तरह का क्या है, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है जो कि डोप्ड ग्लास मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जो कि सेंसिटिव रहता है कोई भी स्पेसिफिक आयन के लिए। जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है आयन सेलेक्टिव ग्लास का इलेक्ट्रोड, मतलब जो आयन सेलेक्टिव ग्लास इलेक्ट्रोड है उसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो मेजरमेंट ऑफ पीएच में, मतलब कि जो पीएच मीटर होता है वहां उसको काफी ज्यादा वाइडली देखा गया यूज करते हुए। और जो पीएच इलेक्ट्रोड होता है वो एग्जाम्पल है कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो सेंसिटिव होता है हाइड्रोजन आयन से, इसके वजह से हम लोग पीएच मीटर में ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर। फेलिंग्स बी सोल्यूशन कंटेन सॉल्ट नोन एज। जो फेलिंग्स बी सोल्यूशन है ये एक सॉल्ट कंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉचेलर सॉल्ट। जो फेलिंग्स बी है जो फेलिंग्स बी सोल्यूशन है क्या होता है, वहाँ पे क्लियर लिक्विड यहाँ पे फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं, किसका क्लियर लिक्विड, यहाँ पे जो है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉचेला सॉल्ट। और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो जो फेलिंग बी है वो किसका किसका सोल्यूशन है, तो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट जिसको रॉचेला सॉल्ट बोलते हैं एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब टेस्ट सोल्यूशन ए एंड बी को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इसको इंडिविजुअली स्टोर कर देते हैं। और जब ये दो सॉल्यूशन को बाद में मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम में, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल फेलिंग सोल्यूशन मिलता है जो कि काफी डीप ब्लू कलर का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर। द पैरेंट मटेरियल्स ऑफ सैंड साइज ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड। जो पैरेंट मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ क्या, विंड के हवा की वजह से, जो अगर सैंड साइज जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैरेंट मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है योलियन। एओलियन या फिर एओलियन भी बोलते हैं, AEOLIN। ये एक सेडिमेंट है जहाँ पे जो मोस्टली सैंड या सिल्ट साइज पार्टिकल जो है वो डिपोजिट हो जाते हैं बाय द विंड। ये मटेरियल जो है ये यूजली हाईली सॉर्टेड रहते हैं और ये फ्री ऑफ कोर्स सेगमेंट्स फ्रैगमेंट्स के रहते हैं। एक होता है क्या होता है, कॉलुवियल सॉइल। तो जो ग्रेविटी है वो अगर ट्रांसफर करता है किसी भी पैरेंट मटेरियल के पार्टिकल को, उसको कहते हैं कॉलुवियल सॉइल। और वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी की हेल्प से वहाँ पे होता है। ये जो है मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स होते हैं और ये मेनली कहाँ मिलते हैं, माउंटेनियस या हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी होता है इरोजन का, और यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हैं, तो वो सब जो है डिसएडवांटेज फॉर्म कर देते हैं। एक होता है जो रनिंग वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे फिल्टर करते हैं सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द नियर बाई वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द क्ले फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल हैज डायमीटर लेस देन। जो क्ले फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉइल का, उसका डायमीटर किससे लेस देन होता है, कौन से वैल्यू से लेस देन होता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है 0.002 मिलीमीटर। जो क्ले फ्रैक्शन का तो जो साइज है, जिसका डायमीटर ही क्या होता है, लेस देन होता है 0.002 मिलीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, द रॉक्स गेट ब्रोकन इन पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड। जो रॉक्स जो है ये टूटने लग जाते हैं पीसेस में बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सफोलिएशन। तो जैसे कि जो मोनोमिनरलिक या फिर पॉलीमिनरलिक नेचर रहता है रॉक्स का, वहाँ पे डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है मिनरल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट टेम्परेचर जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है और ये रिजल्ट कर देता है पीलिंग ऑफ द सर्फेस लेयर्स फ्रॉम द रॉक। मतलब ब्रेकडाउन होता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन, या फिर अनियन टाइप ऑफ वेदरिंग बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि एक्सफोलिएशन ऑफ बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ये जो बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट जो फॉर्म होता है, ये एक्सफोलिएशन की वजह से जो यहाँ पे होता है। जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, ये फ्रीजिंग काउज करता है और वो इंट्रैप हो जाता है वाटर इनसाइड द रॉक। तो रॉक के अंदर जो है, जो वाटर प्रेजेंट है, मान लो फ्रीज हो गया, तो वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे फ्रीजिंग हो जाता है और वो जो वाटर है वो रॉक के अंदर फंस जाता है। बाद में जब वो एक्सपैंड करता है वॉल्यूम में, तो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर, सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो नोन एज। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको और क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैटिफाइड रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग स्ट्रैटिफाइड रॉक भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? जो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं डिफरेंट लेयर्स या फिर स्ट्राटा में, वो अरेंज हो जाते हैं एक एक से एक ऊपर एक। जैसे कि इस तरीके से जो सेडिमेंट जैसे एक्यूमुलेट हुए, तो यहाँ एक लेयर में, इस लेयर में कुछ एक्यूमुलेट हुए सेडिमेंट्स, कुछ इस लेयर में हुए, कुछ इस तरीके से जो है अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जो हर एक लेयर या स्टार्टर में इसके पास कुछ पार्टिकल्स होता है कोई भी गिवन साइज का। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहाँ पे ईच लेयर या स्ट्राटम जो है, यहाँ पे पार्टिकल्स रहता है किसी भी गिवन साइज का। इसके वजह से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रोफाइल इज कॉल्ड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर सॉइल प्रोफाइल में एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्सिफिकेशन। तो जो प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन का या फिर जो एक्यूमुलेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का किसी भी प्रोफाइल में, तो उसको क्या बोलते हैं? कैल्सिफिकेशन। और ये जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है, ये मेनली देखा जाता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, जहाँ पे लो रेनफॉल देखने को मिलता है। मतलब जो रेनफॉल होता है वो लेस देन पीटी होता है। और जो एलिवेटेड हॉरिजन होता है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। इसको हम लोग वहाँ पे कैल्सिक हॉरिजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर, अनएक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज। तो एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइमेट। तो जो जॉफ थे, जो साइंटिस्ट थे जॉफ, इन्होंने क्या किया कि आइडेंटिफाई किया दो तरह का सॉइल फॉर्मर्स, जिसको बोलते हैं पैसिव एंड एक्टिव। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर। पहला है एक्टिव फैक्टर। तो जो एक्टिव फैक्टर उसमें आता है क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बायोस्फीयर। और दूसरा क्या है? पैसिव फैक्टर। उसके अंदर आता है पैरल मटेरियल, रिलीफ या टोपोग्राफी, टाइम और एज ऑफ द लैंड। ये पैसिव फैक्टर्स में आते हैं। तो ये जो जॉफ थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये दो तरह का जो है ये यहाँ पे सॉइल फॉर्मर्स फॉर्म किया था। कौन कौन सा? एक्टिव एंड पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर, इलाइट इज डैश टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल। तो जो इलाइट है वो किस तरह का क्ले मिनरल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2:1। तो जो 2:1 टाइप मिनरल्स है, यहाँ पे दो सिलिका सीट रहता है एंड वन एल्यूमिना सीट। मतलब कि एल्यूमिना जो है वो सैंडविच रहता है बिटवीन टू टेट्राहेड्रल सिलिका शीट्स। उसको बोलते हैं 2:1 टाइप मिनरल। ये जो है मेनली मोंटमोरलाइट, आलाइट एंड वर्मिकुलाइट में देखने को मिलता है। एक है 1:1 टाइप मिनरल, जहाँ पे वन टेट्राहेड्रल सिलिकॉन एंड वन ऑक्टाहेड्रल एल्युमिना शीट रहता है। एग्जांपल है क्योलानाइट। और एक है 2:2 टाइप मिनरल, जिसका एग्जांपल क्या है? क्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्युमिना शीट देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं ब्रूसाइड। और ये जो है बेसिकली फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स है, जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिना प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिस्टल यूनिट जो फॉर्म होता है, यहाँ पे दो सिलिका शीट रहता है एंड टू मैग्नीशियम डोमिनेटेड एल्युमिना शीट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2:2 टाइप क्ले मिनरल, जो कि नॉन एक्सपैंडिंग इन नेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर, डैश इज अ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स इन सॉइल। तो कौन सा जो है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है सॉइल में? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एस्टोबैक्टर। जो एस्टोबैक्टर एक तरह का फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, जो कि कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को टू द फिक्स नाइट्रोजन। और जो सुडोमोनास है, ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि काज करता है इन्फेक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये इन्वॉल्व रहता है इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एस्टोबैक्टर है, ये क्या है? एक तरह का फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, जो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फिक्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टोबैक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, डैश पोटेंशियल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन द सॉइल। तो कौन से पोटेंशियल की वजह से जो है, मतलब जो कौन सा पोटेंशियल जो है यहाँ पे होता है बिकॉज ऑफ द सोल्यूट के प्रेजेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑस्मोटिक। तो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो कि सॉइल सोल्यूशन में देखने को मिलता है। जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इंक्रीज आते हैं और ये क्लम फॉर्म करते हैं सोल्यूट आयंस के या फिर मॉलिक्यूल्स के आसपास, और जो कि क्या करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वाटर की वो लोअर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है वाटर पोटेंशियल से, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट्स। और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये इफेक्ट करता है सॉइल वाटर फ्लो को, और जब भी वहाँ पे ग्रेडियंट प्रेजेंट रहेगा सोल्यूट कंसंट्रेशन में विद इन द सॉइल, तो यहाँ क्या रहेगा, ये इफेक्ट कर देता है सॉइल वाटर फ्लो को। किसके वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का जो है ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर, डैश इज अ पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। तो इसमें से जो है कौन सा पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरेंट मटेरियल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो साइंटिस्ट थे जॉफ, उन्होंने जो है दो तरह का सॉइल फॉर्मर्स फॉर्म किया था, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव फैक्टर था पैरेंट मटेरियल। इसका पैरेंट मटेरियल मतलब क्या, कि एक अनकॉन्सनट्रेटेड मास है जिससे जो सोलम डेवलप होता है उसको बोलते हैं पैरेंट मटेरियल। उसका देखा था रिलीफ या टोपोग्राफी, तीसरा टाइम या एज ऑफ लैंड, ये तीनों पैसिव फैक्टर हैं। और बायोस्फीयर एंड क्लाइमेट जो है, बायोस्फीयर मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो दोनों है क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, ये दोनों क्या है, एक्टिव फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर, डैश मिनरल इज अ सोर्स ऑफ बोरोन इन सॉइल। तो कौन सा मिनरल जो है ये सोर्स है बोरोन का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टॉर्मोलिन। तो डिफरेंट सिलिकेट्स से डिफरेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है मिलते हैं, जैसे कि एपेटाइट से फास्फोरस मिलता है, बायोटाइट या ऑर्थोक्ले से पोटेशियम मिलता है, डोलोमाइट या ओलिवाइन से मैग्नीशियम मिलता है, अनऑर्थाइट या डोलोमाइट से कैल्शियम मिलता है, टॉर्मोलिन से क्या मिलता है, बोरोन, ओलिवाइन से क्या, मोलिब्डम, एंड पायरोलिसाइट से क्या, मैंगनीज मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि जो सिलिकेट्स है ये कुछ बहुत अच्छे सोर्स है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर, डैश मिनरल इज द सोर्स ऑफ फास्फोरस इन सॉइल। जस्ट मैंने बताया कि कौन सा मिनरल जो है फास्फोरस का सोर्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है एपेटाइट। टॉमलिन हमें किससे मिलता है, तो मतलब क्या देता है टॉमलिन, तो बोरोन का ये अच्छा सोर्स है। जो बायोटाइट है ये किसका अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का। पोटेशियम का जो है ये अच्छा सोर्स है बायोटाइट। और जो ये कैल्शियम किससे हमें मिल सकता है, तो डोलोमाइट या एनोथाइट से जो हमें कैल्शियम मिल सकता है। या फिर ओलिवाइन जो है ओलिवाइन से क्या मिल सकता है, तो मोलिडियम मिल सकता है। ये सबको याद रखना है, काफी ज्यादा यहाँ पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, डैश इज अ रिसेंट सॉइल ऑर्डर। कौन सा जो है रिसेंट डेवलप किया है, कौन सा सॉइल ऑर्डर, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी एंटी सोल्स। जो एंटी सोल्स है ये जो है इसको बोल सकते हैं कि सॉइल्स यहाँ पे ऐसे सॉइल है जो प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं शो करते हैं अदर देन ए हॉरिजन के अलावा कोई भी दूसरा प्रोफाइल डेवलपमेंट शो नहीं करते एंटी सोल्स। और जो एंटी सोल्स होते हैं इनके पास कोई भी डायग्नोस्टिक हॉरिजन नहीं होता है। और एंटी सोल्स जो है ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट सॉइल है आफ्टर द इंसेप्टी सोल। सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन है, इंसेप्टी सोल, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एंटी सोल्स। तो ध्यान रखना है जो एंटी सोल्स सेकंड मोस्ट एबंडेंट सॉइल ऑर्डर है, और ये काफी रिसेंटली डेवलप हुआ है सॉइल ऑर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर, फ्लेम फोटोमीटर इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। जो फ्लेम फोटोमीटर है इसको क्या किसके डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी अवेलेबल पोटेशियम। तो जो फ्लेम फोटोमीटर है ये क्या है, ब्रांच है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसको हम लोग फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। या अभी जो है ये नेसेसरी टूल है इन द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और जो फ्लेम फोटोमीटर है इसको हम लोग यूज करते हैं डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल। कैसे कौन कौन से मेटल के कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, सीजियम, ये सब के जो कंसेंट्रेशन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लेम फोटोमीटर से। और फ्लेम फोटोमीटर में जो स्पेक्ट्रा जो होता है मेटल आयंस का वो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। और जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है IUPAC कमिटी, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी नोमेनक्लेचर जो है उनको नेम दिया है इस टेक्निक का हमें एज अ फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये आपको याद रखना है कि फ्लेम और फोटोमीटर किसका डिटरमाइन करता है, तो यहाँ पे जो है ये पोटेशियम का यहाँ पे डिटर्मिनेशन करता है, पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन का कहाँ पे, सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जनरली डैश एक्सट्रैक्टेंट इज यूज टू डिटरमाइन अवेलेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। तो कौन सा एक्सट्रैक्टेंट हम लोग यूज करते हैं जिससे हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो अवेलेबल है सॉइल में वो डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DTPA। DTPA का फुल फॉर्म क्या है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन पेंटा एसिटेट एसिटिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है DTP का फुल फॉर्म क्या है, तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन
पेंटा एसिटिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन मेथड, जहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम एक्सट्रैक्शन होता है, एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल सॉइल एबिलिटी, किसका किसका, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, ये सब का यहाँ पे ये सॉइल एबिलिटी में इसका पता लगा सकता है। इसको हम लोग कैडमियम, निकल, लीड को भी मेजर करने के लिए सॉइल से जो है इसको यूज करते हैं। और ये मेथड जो है ये शो किया गया है कि वेल कोरिलेट करता है टू द क्रॉप रिस्पॉन्स, जो कि फर्टिलाइजर में दिखा जाता है कि जिंक एंड कॉपर, और जो अमाउंट होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के वो अच्छे से ट्रेस आते हैं, और ट्रेस आते हैं जो ट्रेस मेटेरियल होते हैं वो भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाय द इफेक्टिव सोल्यूशन, या फिर पीएच, टेम्परेचर, सॉइल एक्सट्रैक्शन रेशियो, शेकिंग टाइम, एक्सट्रैक्शन रेशियो एंड एक्सट्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, डीटीपीए का जो है यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन का भी एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है ये सब, मेनली किसका, माइक्रोन्यूट्रिएंट का। चलिए आज का यहाँ सेशन खत्म होता है। यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड किया गया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रिवीजन करिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, एग्जाम से पूछा जा सकता है, और आपको जो है अच्छे से याद रखना है, रिवाइज करते रहिए तभी ये अच्छे से याद होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स लीजिए, काफी अच्छे कोर्स प्रोवाइड है, काफी सस्ते दामों में आपको अवेल किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को डाउनलोड करें, और वहां से आप कोई भी कोर्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी स्टेट का जो एग्रीकल्चर एग्जाम होता है वो सारे कोर्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। काफी बच्चों ने हमारा कोर्स लिया है, काफी अच्छे से पढ़ के उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप फॉर्म किया है जहाँ पे बच्चों के डिस्कशंस होते हैं, आप वहाँ पे इन्वॉल्व होके डिस्कशन का पार्ट होके काफी कुछ आप वहाँ पे सीख सकते हैं। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपसे आप ज्वाइन करिए, उसका जरूर फायदा उठाइए। वहाँ पे आपको इसके अलावा जो है आपको नोट्स दी जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे, और आपको वहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स भी मिलेंगे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो आपको हमारे ये टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।